जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कुछ ज्यादा काम का नहीं होता कि सब में थोड़ा थोड़ा हो, पर किसी एक चीज में कोई इंसान प्रोफिशिएंट ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी एक में जब आपने एक बार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो वो आपने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया, मेरे से वो झिला दिया। मैंने फिर वो बैच छोड़ दिया था, 15 दिन में बैच नहीं आया। पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जितना समझ आएगा मैं पढ़ूंगा, जितना नहीं आएगा कोई बात नहीं। वो एनडीए हुआ, जो भी रैंकर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 हो गए, 2 हो गए, जो भी हो गए, वो भी इंसान ही होते हैं। वो इंसान होते हैं जी, वो कोई एलियन नहीं होते जो अंतरिक्ष से आके यहाँ पे आके वो करे। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है भाई, तुमने गजब कर दिया, मैं तो इतना सोचा नहीं था। और आज मैं आप लोगों से ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जिन्होंने 11 से ही जब मेरी कोचिंग पर पढ़ने आए तो जो मेहनत, जो बात करने का तरीका मुझे काफी पसंद आया करता था। और ये आपके सामने है सहगल राजावत। आर्मी स्कूल ग्वालियर से इनकी पढ़ाई पूरी हुई है और इनके पिताजी खुद भी आर्मी में थे और वहां से इन्होंने अपना सफर चालू किया, एक छोटे से स्कूल, एक छोटी सी जगह से और एक छोटी सी कॉलोनी से। और आज जो पद इन्होंने पाया है, जो इन्होंने आज रैंक पाई है, ये सब केवल इनकी मेहनत का कमाल है। ये बात सही है कि टीचर और कोचिंग सबका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा योगदान होता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान होता है मेहनत का। तो जो इन्होंने मेहनत की, तो आज हम आपसे बात कराते हैं। और इनकी जो मैंने इनसे बातचीत की कि भाई ऐसी बातें बताना है जो बच्चों के काम की हैं। होने को तो ये मेरी तारीफ भी कर सकते हैं, होने को ये कोचिंग की भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आज ऐसी बातें करनी है जो काम की है। तो सर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मन में कैसे आया कि चलो यार एनडीए ही करना है, या एनडीए के लिए इतना समर्पण कैसे मन में आया? सर, जैसा कि आपने बोला कि मेरी स्कूलिंग पूरी आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है और मेरे पिताजी भी रिटायर्ड हवलदार रह चुके हैं। तो मेरे मन में सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब मैं मेरे स्कूल से, मेरे स्कूल में जितने भी चीफ गेस्ट होते थे सब ऑफिसर्स होते थे। मेरे स्कूल में जितने भी गेस्ट लेक्चर्स होते थे सब ऑफिसर्स के होते थे। अच्छा। तो वो जो एक यूनिफॉर्म की डिग्निटी होती है, एक वो ब्यूटी होती है और एक जो वो ऑरा कैरी करते हैं ऑफिसर्स, सो वो एक मेरे मन में था कि आई नीड टू बी लाइक देम। दैट वाज द थिंग दैट मोटिवेटेड मी कॉन्स्टेंटली कि मेरे को करना है कुछ तो एनडीए करना है। अच्छा, अक्सर बच्चों के मन में ऐसा होता है कि बच्चा जब सचिन तेंदुलकर को देख लेता है तो वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, आर्मी ऑफिसर्स को देख लेता है तो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। तो ये कैसे उस बीच में से डिसाइड किया जाए कि यार मुझे फुटबॉलर नहीं, क्रिकेटर नहीं, मतलब मुझे आर्मी ऑफिसर, या अपने पैशन को तुमने कैसे पहचाना? क्योंकि आज जो यूथ है ना, मतलब पहले हुआ करता है कि नो इन्फॉर्मेशन सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन, आजकल है ना मोर इन्फॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन। तो उसमें से कैसे अपने आप को, मतलब तुमने ये डिसाइड किया कि यही मेरा अल्टीमेट गोल है? अब सर, बाल मन तो चंचल होते ही है। मेरे मन में भी ऐसा आता था जब मैं फुटबॉल में खेलता था तो रोनाल्डो बनता, तो मैं सोचता था मैं वो करूंगा, फुटबॉलर बनूंगा। मैंने खेला भी, पर फिर मेरे मन में ये आया कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कुछ ज्यादा काम का नहीं होता कि सब में थोड़ा थोड़ा हो, पर किसी एक चीज में कोई इंसान प्रोफिशिएंट ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी एक चीज के लिए अगर इंसान डिवोशन से काम करेगा तो उसे वो चीज जरूर मिलेगी, पर अगर सब में वो थोड़ा थोड़ा इंडल्ज रहेगा तो उसे वो उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी एफिशिएंटली उसे वो चाहता है। ये मन में किस क्लास में मन में ऐसा आया था? मैंने ये अब 9th में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो फुटबॉल वगैरह सब छूट ही गया था, तो घर पे थे तो मैंने सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दिया था, बिकॉज सोशल मीडिया वगैरह मतलब इन सब में बहुत नेगेटिविटी होती है ऐसा। हाँ, तो मैंने 10th के बाद तो आज का युवा तो सोशल मीडिया के पास जितने पेरेंट्स आते हैं मिलने, वो ये कहते हैं यार मोबाइल में लगी रहते हैं, और तुमने चल यही मतलब है कि इसलिए इतनी बढ़िया तुम रैंक निकाल पाए, नहीं सोशल मीडिया में फंसे होते तो तुम भी हमारी तरह यूट्यूबर होते हैं ना। तो मैंने फिर वही सोचा 10th के बाद कि अब मुझे कुछ पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे एटलीस्ट कम मेहनत से बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं इंसान। पढ़ाई में अब जैसे IITs हो गई, 25,000 अगर NIT IIT मिला दे तो स्टूडेंट्स को मिल जाता है। इंडिया हो गया 400 सीट्स हैं, बट अगर आप देखें फुटबॉलर और क्रिकेटर तो 1 in a million की बात है। तो पढ़ाई एक बहुत अच्छा जरिया है और इंडिया में आप अच्छा ये बताओ कि बीच बीच में अक्सर जैसे मैं भी कोचिंग चलाता हूँ
तो बीच बीच में ऐसा रहा करता है, यार अब पता नहीं चलेगा कि नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ऐसे मन में भाव तो हमेशा रहते ही है। तुम्हारे भी मन में कभी ना कभी भाव ऐसे मन में आया हो, तो क्या ऐसा मोटिवेशन था या कैसा ऐसा एनवायरनमेंट था, या अपनी जर्नी के दौरान तुम्हें कहाँ पर दिक्कत आई, तो तुम अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ, और साथ साथ में ये जो लो फील जब बच्चा करता है उससे कैसे उभरते हैं उस पर भी जरा बताओ। ये लो फील करना इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। जब कोई इंसान किसी चीज के लिए कभी ज्यादा एफर्ट डालता है, कभी कम एफर्ट डालता है, तो कभी उसे रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। लो फील करने का जो मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि अगर आप छोटे छोटे टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। और एक चीज जो मैं अपने मन में हमेशा सोचता था, जैसे IITs हुए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, NDA हुआ, जो भी रैंकर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 हो गए, 2 हो गए, जो भी हो गए, वो भी इंसान ही होते हैं। वो इंसान होते हैं जी, वो कोई एलियन नहीं होते जो अंतरिक्ष से आके यहाँ पे आके वो करे। तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एजुकेशन में जो मैं समझ में आया हूँ कि ऑल अबाउट मतलब आपके अंदर कितना पैशन है, कितना पढ़ लेते हैं आप, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। कोचिंग और घर के माहौल ने आपको कहाँ तक आपको सपोर्ट किया? आपके घर का माहौल, जैसे आपके पापा मम्मी हैं, और उसमें पापा मम्मी में अगर मैं चुनूं तो किसने ज्यादा सपोर्ट किया, या भैया ने, किसने क्या? भाई देखो, सक्सेस जो निकलती है, जैसे मैं मानता हूँ, ये खुद की अकेली नहीं होती, ये आपके आसपास पड़ोस, माता पिता, सबसे बड़ा तो योगदान घर में माँ बाप का रहता है। ठीक, तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? शुरुआत करें एनवायरमेंट का। जैसे आपने बोला, तो जब मैं 11th क्लास में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, तो मैंने कुछ ऐसा है, मेरे को पता था कि मेरे को MBA करना है, बट मुझे लगा था मैं 12th के बाद करूंगा। बट जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे दोस्त, जैसे मतलब जितने भी दोस्त थे, वो प्रिपेयरिंग, सुबह आके टेकिंग स्पेशल बैचेस फॉर NDA, IITs जो आप चलाते थे। तो वहां से मेरे को मिला कि ये लोग भी कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। सुबह बैच में आना। शुरुआत में जब आपने एक बार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, तो वो आपने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया, मेरे से वो झिला दी। मैंने फिर वो बैच छोड़ दिया था, 15 दिन में बैच नहीं आया। पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जितना समझ आएगा मैं पढ़ूंगा, जितना नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगर जितना आएगा उतना तो ग्रास्प करूंगा, घर पे बैठ के से तो बेटर ही है वो। तो वो मैंने सोचा, और वो एक एनवायरमेंट मेरे को हेल्प किया कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बोलते हैं कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं सोचता। हम तुलना करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात तुमने तुलना की, तो मैं एक बहुत मतलब कंपेयर हमेशा होता है, IIT अच्छा कि NDA अच्छा, तो अच्छा बुरा नहीं, ये बताओ कि IIT और NDA में क्या मतलब जो मन में हमें यहाँ जाना चाहिए, तो वो क्या अंतर है? और दूसरी जो बड़ी बात है कि इन दोनों की तैयारी में तुम्हें क्या अंतर समझ में आया? IIT और NDA दो बहुत अलग चीज हो जाती है। बहुत से टीचर्स ये बोलते हैं दैट आप JEE का करिए, JEE का मैथ्स, NDA का मैथ्स सेम है, तो आपके बैकअप प्लान होगा। बैकअप की जरूरत ही नहीं है। जब आप, क्योंकि NDA बहुत अलग चीज हो जाती है, तो अगर आप अपनी प्रायोरिटी को बैकअप लेके चलेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधी और साफ बात है कि आप वो नहीं कर पाएंगे। मतलब एक फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरे को NDA जाना है तो मेरे को वही करना है। मैंने भी कोई IIT के बैचेस नहीं लिए। मेरे को पता था अगर मेरे मन में 1% भी वो होगा ना कि मेरे को IIT का मेरे पास बैकअप है, तो मैं NDA में अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं कि NDA का बहुत नैरो पाथ होता है, और इसमें आप कैसे मतलब बहुत दिक्कतें हैं, IIT करना चाहिए। बहुत लोग मोटिवेट भी करते होंगे, घर के, परिवार के, आसपास के टीचर्स ने टोका टाकी तो की होगी जी, तो मन तो विचलित हुआ होगा कभी ना कभी। वो तो होता है। जब किसी भी चीज के बारे में हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये ठीक है, बट एक वो चीज होती है कि नैरो पाथ कहाँ नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो नैरो पाथ इज एवरीवेयर। आपको हर जगह कंपटीशन झेलना पड़ेगा। अगर आपको कोई नॉर्मल सी लाइफ जीनी है तो ठीक है, आप मत करिए मेहनत, आराम से घर पे वो करिए। जॉब तो आजकल कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। तो अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो यू हैव टू बी डिफरेंट। मतलब आप कंपनी में काम कर सकते हैं तो नैरो पाथ नहीं है, लेकिन मालिक बनना चाहते हैं तो नैरो पाथ है ना। मतलब मेरी तरह कोचिंग चलाना चाहते हैं, छोटी मोटी चलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और मेरी तरह बड़े अगर करना है तो फिर वहां पे भी नैरो पाथ है। बिल्कुल बात सही है बच्चों। सहगल ने कितनी अच्छी बात की और मेरे लिए भी बड़े काम की है।
कि जब भी आप बड़ा टारगेट रखते हैं तो नैरो पाथ तो फिर मिल ही जाता है टॉप पे पहुंचने पे। ठीक ठीक ठीक, चलो। अच्छा, एनडीए में पर आते हैं सीधे एनडीए पे। ये तो अपना हो गया कि सारी बातें हैं, फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कि एनडीए ही करना। तो अब ये बताओ कि एनडीए में पहले मैथ्स में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। तो मैथ्स में तुम्हें मतलब कौन से टॉपिक्स अच्छा होना चाहिए और क्या मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं ये वाली बुक पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, या ऐसा है बच्चे देखता हूं मैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन रहते हैं। तो तुमने जो इतनी बड़ी सक्सेस निकाली ऑल ओवर इंडिया 119 रैंक जो है, ये मतलब एक सपना है। हो सकता है कि तुम्हारे मन में भी पहले विचार था कि हमारी इतनी आ जाएगी या इससे अच्छी आएगी। मैंने बस ये सोचा था कि मैं मेरिट आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने 1.5 साल बहुत मेहनत करके रिटन के लिए प्रिपेयर किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं 200 से 300 के बीच में आई बी एबल टू मेक इट, और मैं मेरिट आउट नहीं होऊंगा। अच्छा। पर मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी रैंक 190 पे आ जाएगी। सुनने के बाद फिर घर में क्या मतलब? हाँ, मतलब सब बहुत खुश थे। मेरे पेरेंट्स तो मतलब मेरे को लगता है कि अगर अभी तक कोई सबसे खुश होगा तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं। और एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स खुश हो, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं तो थोड़ा दुखी हूँ, मिठाई नहीं खिलाई ना तुमने अभी। मैं तो वो वाला टीचर हूँ कि खुद मिठाई तुमको नहीं खिलाऊंगा, मतलब तुमसे ही खाऊंगा। ठीक है ना। तो चलो, अब वो बात थी कि मैथ्स में मतलब कैसे कहाँ पे फोकस करना है। मैथ्स में सर, जैसे अगर हम देखें 11th 12th, अगर हम देखें इनके जो सिलेबस में हम अगर मैथ्स की भाषा में तो इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन इनका बहुत बड़ा सेट है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है। अब जैसे 11th में कुछ चैप्टर्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड उनका एक्सटेंशन 12th में भी है। हाँ। तो हमें सब कुछ पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, वो कुछ भी दे सकता है। जीएटी, कमिंग टू जीएटी, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अगर मेरी एक पर्सनल एडवाइस जो मैंने दोनों साल फॉलो करी जो अपने इंडिया में, कि हमें वी हैव टू बी स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक। कम मेहनत में जो स्कोर मैक्सिमाइज कर दे वो एक स्मार्ट वर्क हो। तो अगर हम देखें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये बहुत वास्ट है, हमें पता नहीं है कहां से आ जाए। बट इंग्लिश हो गया, साइंस जो हो गया, 9th 10th की पढ़ी 100 क्वेश्चन है, और इन 100 क्वेश्चन में से अगर आप 85 to 90 भी कर जाए, क्योंकि ईजी होता है, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। कंपेयर तो रह गया कि एनडीए और जेई के मैथ्स में किस तरह क्या डिफरेंसेस है। एनडीए में ऐसा चाहिए, जेई में चाहिए आपको सिर्फ बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज, बहुत ज्यादा। एनडीए में चाहिए यू नीड डेप्थ नॉलेज फॉर डूइंग, मतलब बहुत जल्दी चीज करने के लिए। जैसे शॉर्ट ट्रिक्स की बात आती है, तो शॉर्ट ट्रिक्स एज सच कुछ वो काम नहीं करती। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपने भी सुना होगा। और शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर रहे हैं सबसे, मतलब मेरे मन में तो बहुत ज्यादा बकवास बात है, क्योंकि आप उस शॉर्ट ट्रिक को पहले याद करेंगे, फिर अगर एग्जाम टाइम में जब इतना प्रेशर होता है, अगर आप वो शॉर्ट ट्रिक लगा के भूल गए, आंसर गलत आ गया, तो यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। नेगेटिव मार्किंग होती है। शॉर्ट ट्रिक्स की जो तुमने बात की, अक्सर मैंने यूट्यूब पे बच्चे देखा है कि वो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स में खो जाते हैं, जबकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए होते हैं। अगर उन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा सा भी प्लस माइनस कर दिया जाए तो वो शॉर्ट ट्रिक बेकार हो जाती है। Exactly. और बहुत से बच्चे जो शॉर्ट ट्रिक्स में फंसे रहते हैं, पता चलता है कि वो लास्ट मोमेंट पे वो याद नहीं है। तो कुल मिला के तुम्हारा ये कहना है कि डीप नॉलेज पढ़ो, फिर शॉर्ट ट्रिक्स तो बनी जाएगी। अच्छा, मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ कि बेटर है शॉर्ट ट्रिक्स करो, उससे अच्छा तो ये है कि यही याद कर लो कि 1+i√3 का आर्गुमेंट ये होता है, π/3 होता है, π/6 होता है, उसे सीधा याद करना। ठीक है, या 1+i/1 - कॉम्प्लेक्स नंबर में i होता है। और अगर आपको याद नहीं करना है तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको देख के समझ आ जाए। कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मन में आधे स्टेप्स अलग ही कर। तो मैथ्स में क्या मतलब कोई बुक सजेस्ट करोगे, किस तरह से पढ़ाई की जाए? सजेस्ट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप सबसे पहले 11th 12th की एनसीईआरटी रिलीजियसली पढ़ें। एनसीईआरटी सबसे पहले तो एनडीए का बेस जो क्रिएट होता है वो एकेडमिक्स से ही होता है। अच्छा। तो अपना एकेडमिक्स बहुत अच्छा रखें। उसके बाद स्टार्ट रेफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके साथ जो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाएंगे, और जो आपको जहां से भी मिल रहे आप क्वेश्चंस करते रहे। और पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस लगा के अपना टाइम वेस्ट जो करते हैं वो नहीं करना है।
एनडीए का लेवल बढ़ रहा है, पर इतना नहीं है कि आप जाके एडवांस के क्वेश्चंस करने लगे, ये करने लगे, दैट इज टोटली टाइम वेस्ट। आपको एक गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छे स्कोर करना है, आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करना है। अब एक मैं आजकल बड़े बच्चों में देख रहा हूँ कि मैथ्स तो बच्चे मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ऑफलाइन लगाएं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का भी एक कंफ्यूजन बहुत हो गया कि कुछ बच्चे ऑनलाइन सोचते हैं अच्छा है, ऑनलाइन के ये भी फायदे हैं कि ठीक है जो हमें देखना है वो देखे, नहीं देखना है नहीं देखे, लेकिन उसमें डिस्टरबेंस भी है, आपके हाथ में मोबाइल है तो कुछ भी जा सकते हो। तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से क्या बेहतर होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मेरे पर्सपेक्टिव पे बात बेहतर ना बेहतर की नहीं, बात बच्चे पे डिपेंड करती है कि मन लगने की, वो मन लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे। मैंने जब शुरुआत करी थी अपनी 11th में, मैंने इंग्लिश पूरी ऑनलाइन पढ़ी थी। मैंने YouTube से रेफर करके मैंने इंग्लिश पढ़ी थी और मेरे को वो बेनिफिट करी थी क्योंकि मैंने वो मन से देखी, रोज मैं वीडियो देखता था, तब रिवाइज करता था। इंग्लिश चलती भी नहीं थी, है ना? 11th में स्टार्ट करी, तो मैंने वो पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने मैथ्स के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि ऑफलाइन करें, क्योंकि और ऑफलाइन कोचिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि आप एक सोशल एनिमल बनते हो। मैन इज अ सोशल एनिमल, जो एसएसबी में आपकी हेल्प करता है। हाँ, बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि आप अपने इसके साथ इंटरेक्ट करते हो। अगर आप कोई मॉक टेस्ट भी देते हो ऑनलाइन तो वो सिर्फ आपको पता होगा, वो किसी को नहीं पता होगा। पर अगर आप कोचिंग में आके टेस्ट दे रहे हो तो वो आप सबके सामने, अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ोगे पर आप ये तो सोचोगे ना कि मैं पिछली बार मैंने इतना स्कोर किया था, अगर इस बार मैं इससे कम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ग्रुप लीडर भी बनते हैं आपके, मतलब जब भाई आप टॉप करते हैं ना, सारे लोग ऐसे करके देखते हैं वो यही लड़का है जिसने टॉप किया, लगातार 3 बार टॉप करो तो मतलब एक कॉलर खड़ी करने वाली बात तो आती है कि देखो यार अपन ने 3 बार टॉप किया। एग्जैक्टली। अच्छा है। जीएटी में कुछ बताओ कि जीएटी में कौन सा, जैसे कोई कहता है पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार करंट अफेयर्स से थे, आसान लेकिन थे, कोई कहता है हिस्ट्री है, कोई कहता है ज्योग्राफी, सबके अलग अलग विचार हैं, तो इसमें क्या तुम चाहोगे बताना कि जिससे बच्चों को फायदा मिले? मैंने जो अभी कहा कि जैसे हम 11th-12th वाले इंडिया के लिए ज्यादा इंस्पायर करते हैं, तो अगर आप ड्रॉप ईयर में तो आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में भी अच्छा फोकस अगर आप 12th के साथ भी कर पा रहे हैं इट्स द बेस्ट थिंग। बट जनरली ऐसा होता है कि वर्कलोड एकेडमिक्स का भी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी होता है, तो हम वो नहीं कर पाते। बट जो इजी पोर्शन पे आप मेहनत करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो आप वो क्यों नहीं कर सकते। आप इंग्लिश करिए, आप साइंस 9-10 की आती है, आप उसे अच्छे से रिवाइज करके आप वो करिए आराम से। 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 50 क्वेश्चन इंटू 4 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से अगर आप 150 भी स्कोर कर रहे हैं, नेक्स्ट गुड। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, अगर आप उसमें भी 150 कर रहे हैं तो 300 मार्क्स तो आपकी जीएटी में यही होगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स अगर आप डेली रीड करते हैं तो आपको रिटर्न में तो हेल्प करेंगे, मोर ओवर वो आपको एसएसबी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू हो गया, आपकी जीडी लेक्चरेट हो गया, उनमें आप अगर आप करंट रिलेटेड जितना होता है उतनी ज्यादा स्पीच प्रोडक्टिव होती है, उतनी ज्यादा स्पीच अट्रैक्टिव होती है। तो ये सब आपको हेल्प कर सकता है आपके रिटर्न में एज वेल एज इन एसएसबी। और जब आप कॉम्प्लेक्सिटीज डील करते हैं ना, आप एक अच्छे लीडर बनते हैं, आप एक अच्छे इंडिविजुअल बनते हैं, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आती है। तो जिंदगी में मतलब मैंने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं जितना वो होगा मैं करूंगा। मैं यहाँ पे कोचिंग जब आता था तो 2 बजे आता था और रात को 9 बजे जाता था 11th में। आपके साथ जब अच्छा, उधर रूम में मेरे साथ साथ बैठे रहते, कोरोना टाइम चल रहा था ना, मुझे कोई काम ना तुम्हें कोई काम। हाँ, तो जब आप ये ग्राइंड करते हैं ना तो आपको द नेचर पेज यू ऑफ। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, मैं एक और सहगल के बारे में जानकारी बताऊं कि सहगल ने क्लास 11th में ही एनडीए निकाल दिया था। उसका कारण था कि जो अभी मैंने बात बताई कि ना मेरे पास कोई काम था ना, मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था तो हॉल में बैठा रहता, इसका भी घर पास में था तो ये भी आ जाए और बैठे पढ़ता रहे। तो इवन जो इन्होंने बताया कि 9 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक यहीं बैठे पढ़ते रहना, यहीं बैठे, ये इनकी मेहनत थी। और उस मेहनत में मैंने इन लोगों को 11th में ही 12th भी करा दिया था, ठीक है ना। एनडीए का बैच चलता था, ये लोग आ रहे थे, मैंने कहा बैठ के पढ़ो और क्या मालूम पढ़ना ही है तो ये लोगों ने पढ़ा, मेहनत की और 11th के साथ ही ये मतलब अचीवमेंट इन्होंने, जो कि बहुत कम बच्चे, शायद रेयर, मतलब हो सकता है कि एसएसबी बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर जाते हो, लेकिन 11th के साथ एनडीए रिटेन एग्जाम में ना एसएसबी से भी छोटा सिलेक्शन रेशियो होता है। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखो कि अगर मेहनत की जाए तो 11th से भी निकल सकता है और हम लोग निकलवा देते हैं 11th के साथ।
अच्छा, अब ये बताओ कि लास्ट मंथ प्रिपरेशन बच्चों को, मतलब एट लास्ट मोमेंट बहुत से लोग तो छोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं, ये डरे सरेंडर कर दिया, अब इस बार नहीं बोले, अब अगले 6 महीने बाद ही करेंगे। तो वो लास्ट मंथ में पेस कैसे लाया जाए कि गाड़ी आर ना रहे, पार हो जाए? सरेंडर करना कभी एक ऑप्शन होना नहीं चाहिए आपके मन में। कभी भी हथियार डालना इज नॉट द ऑप्शन फॉर एनी डिफेंस एस्पिरेंट, क्योंकि यू आर गोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये सब चलता नहीं, देयर नो एक्सक्यूजेस। तो आपको, मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि लास्ट में आके एक्सेल्स करने से कुछ फायदा नहीं है। आपको शुरुआत से ही अपनी कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी बना के चलनी पड़ेगी और वो लास्ट तक मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना फिर अगर आप लास्ट में 1 महीने भी आप टच खो देते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है, और जब कॉन्फिडेंस लूज करना, आप आती हुई चीजें भी गलत कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो बिल्कुल आखिरी टाइम में ये नहीं सोचना है कि अब जो होना था हो गया, अब कि अगर कोई बच्चा है जो एवरेज है, जिसका अगर कुछ नंबर से बच भी रहा होगा तो उसका निकल सकता है आखिरी के महीने में। तो जो अपन लास्ट बलिदान बैच चलाते हैं, जो इस बार अपन ने किया, फिर मॉक टेस्ट करते हैं, उनका क्या हेल्प रहती है? बहुत, मॉक टेस्ट एक बहुत ज्यादा अच्छा वो तरीका होता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। मोरओवर आप देख सकते हैं कि मैं कितना टाइम किसी सेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना टाइम कहीं ये मेरे को मेरे एक्चुअल पेपर में मतलब दिक्कत तो नहीं देगा। मेरे को अपना टाइम मैनेजमेंट पता चलता है और अपने कलीग्स के साथ हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि एक हमें ऑल इंडिया लेवल कम्पीट तो करना है, पर सबसे पहले हमें अपने कलीग्स के बीच में भी तो कम्पीट करना पड़ेगा। अच्छा, एज ए टॉपर ये बात तुम कहते हो, जबकि मैं एज ए बॉटम वाले स्टूडेंट को देखता हूँ तो उसको डिप्रेशन भी आता है यार। मतलब सारा टेस्ट दिया और मेरे साथ में एक बच्चा था, उसके तो मान लो 400+ मार्क्स आ रहे हैं और मैथ्स में है ना लगभग 170-200 लगभग पहुंच रहा है, और अपने नंबर कम आ रहे हैं, अपने 200 से कम नहीं उछल रहे। तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे वहां क्विट कर जाते हैं, यार अभी 200 आ रहे हैं, अब तो होना बहुत मुश्किल है, तो वो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम हमारी दिक्कत पता है क्या होती है, हम गलत चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। वो जो वीक बच्चा है वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है जो 2 साल मेहनत करके आया है। अच्छा, उसके तो आएंगे ना, ज्यादा आएंगे। आपने 1 महीना पढ़ा, आपने 1.5 महीना पढ़ा, आपने 2 महीने पढ़ा, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने पढ़ा, तो कोई गलत चीज होगी ना। तो फिर वो लो फील होगा तो फिर उसको लो फील नहीं होना चाहिए, फिर जिसके हाई आ रहे हैं उसके भी लो फील होना चाहिए ना कि मैंने 2 साल मेहनत करी, मैंने 2 साल अपने कहीं सारा सैक्रिफाइस करके पढ़ा और उसके बाद उसके ज्यादा आ रहे हैं। तो कंपैरिजन भी एक लाइक चीज में होना चाहिए ना, जो सिमिलर हो। कंपैरिजन भी एक सेम सिचुएशन, सेम एनवायरनमेंट, सेम। अब कोई इंसान अगर पूरे दिन मोबाइल चलाता है, कोई इंसान पूरे दिन खोलता है, खेलता है, तो अगर उन दोनों के मार्क्स में बहुत मेजर डिफरेंस है तो एक चिंता का विषय है। और अगर कोई जो पढ़ता है और एक तो नहीं पढ़ता और उनके मार्क्स में डिफरेंस है तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है। कितनी अच्छी बात बच्चों बताई। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। मैं अक्सर देखता हूं कि मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता, जैसे मैं मोटिवेट करूं या अभी सैगल कुछ बोल रहे हैं और वो आपके लिए मोटिवेशन हो जाए। जो इन्होंने कहा कि कैसे हम मोटिवेट अपने आप को कर लेते हैं, मतलब परिस्थितियां खराब होने के बाद में, जैसे इन्होंने कहा कि जो 200 नंबर भी किसी बच्चे के आ रहे हैं तो उसे ये नहीं देखना चाहिए यार मेरे 200 आ रहे हैं उसके 400 आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो उसने कितनी मेहनत डाली। अगर सेम मेहनत, सेम अगर एनवायरनमेंट, सेम चीजें हम डालेंगे तो पक्का उससे भी अच्छा करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और मन में आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या है, मतलब इसके बाद सेना में अक्सर अगर मान लो एनडीए में नहीं हुआ, फिर वही लो फील करना, डिप्रेशन, अब क्या होगा कि नहीं होगा। तो क्या किस तरह से, कहीं ना कहीं तुम्हारे भी मन में आता होगा, तो फ्यूचर में ऐसा तो रहता ही होगा यार। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई कॉलेज ले लेंगे फिर देखेंगे, कुछ सोचते हैं कि नहीं यार फिर हम सीडीएस करेंगे नहीं करें। तो तुम क्या सोचते हो? एक अगर कोई सच्चा डिफेंस एस्पिरेंट होगा ना, तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा इस एनडीए में नहीं हुआ तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं ये सब कर लूंगा, वो नहीं करूंगा। बट अगर कोई सच्ची में इंस्पायर करता है ना, तो वो सोचता है कि अगर मैं अपने जितने भी अटेम्प्ट्स हैं उसमें पूरा रिलीजियसली अपनी मेहनत करूंगा, वो करूंगा। और मैंने भी यही सोचा था, अगर इस बारे में नहीं होगा, मेरे पास एक और अटेम्प्ट है, मैं वो अपना दूंगा, अच्छे से दूंगा, मेहनत करके दूंगा। और फिर नहीं तो आपके पास सीडीएस, एफकेट, बहुत सारे जरिए आपके साथ जा रहे हैं। बस आपको एक वो चाहिए, लगन चाहिए, और एक वो चाहिए, मतलब एक मोटिवेशन चाहिए कि मेरे को जाना तो डिफेंस पे। अब अपने पाथ मत डिविएट करो। तो वैसे तो जो अपने बीच में अरुण भैया थे,
और जो राहुल भदौरिया जिनके बारे में मैंने बताया था, ये 14 एसएसबी देने के बाद सिलेक्ट हो गए। तो लगता था कि इतना लंबा सफर होगा या मतलब ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में काम हो जाएगा? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी जल्दी मेरे को इतना सब कुछ मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। मैंने बस अपनी जिंदगी में एक ही वो सोचा है कि लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, गिव योर बेस्ट एंड रेस्ट इज नॉट इन योर हैंड। बस अपना बेस्ट देते रहो, हर जगह अपना बेस्ट दो और चलते रहो। मैंने ये नहीं सोचा था मेरा पहली बार में एसएसबी निकल जाएगा, बट मेरे को हर जगह से ये था कि मतलब एनडीए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इफ यू वांट टू गो एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, और मोर ओवर द फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि 12th पेयरिंग था, उनको पता है ट्रेनेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। 3 साल में वो जैसा चाहेंगे वैसा 1 साल में बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से चलता गया। एक एनवायरनमेंट मेरे को मेरे स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छा मिला था, क्योंकि एक्सपोजर टू मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन फैक्टर, वो जो सब था मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे पूरे एसएसबी में। और एक जो सोशल अवेयरनेस थी, एक जो डिबेट्स वगैरह ये सब हुई थी, इन सब में पार्ट लेके मेरे को एक पब्लिक स्पीकिंग का फियर भी गया। तो इन सब से मेरे को एसएसबी में बहुत ज्यादा हेल्प करी। अच्छा, एसएसबी में कहीं ना कहीं ऐसा तो क्षण आया होगा जब आप चल रहा था तो लग रहा था यार ये मुझसे नहीं हुआ तो अब पता नहीं मेरे मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे। वो 5 दिन का जो मतलब एक है ना कि यही रात अंतिम, यही रात हारी तो कोई रात तो ऐसी रही होगी जो लग रहा होगा कि यार ये कहीं अंतिम ना हो जाए और यहीं से कॉन्फ्रेंस आउट, ये वो। सबसे ज्यादा डर किस फेस में लगा या किस टास्क में लगा? एसएसबी के 5 दिन ही ऐसा लगता है यही रात अंतिम है। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि एसएसबी किसी एक टास्क पे कभी डिपेंड करते ही नहीं। वो 5 दिन का प्रोसीजर है, आपको कलेक्टिवली हर एक टास्क में एफिशिएंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, ओनली देन यू आर रिकमेंडेड। ठीक है, तो इसी वजह से एक जो सबसे ज्यादा डर था वो था कॉन्फ्रेंस वाले दिन, क्योंकि वही होता है दैट्स द वर्डिक्ट डे। तो उस रात तो मेरे को ढंग से नींद भी नहीं आई थी। वहां पे 4 बजे उठा देते और 10 बजे लाइट्स वगैरह बंद कराई, तो 2 बजे तक तो मैं ये सोचता रहा था कि क्या होना है आज, क्या नहीं होना। अच्छा, मतलब 2 बजे 10 बजे लाइट बंद और 2 बजे तक जग रहे हैं, वो मतलब आंखों में उजाला है। बस हमारे सारे रूममेट्स को भी यही था कि कल क्या होगा, क्योंकि मतलब डिफेंस में सिलेक्शन रेशियो 0.1 है, 0.1 जो एनडीए सिलेक्ट कर होने के बाद जाते हैं उनमें से। हाँ, तो दैट्स 0.1, बहुत ज्यादा कम। नीट में तो भी 1% है, जेई में 0.75 कुछ % है, और एनडीए में 0.1% है। तो लाजमी है कि अगर नहीं होता तो एक वो बहुत पॉसिबिलिटी थी। तो एक वो रात थी जब हम सबकी हवाइयां उड़ी रहती है कि कल क्या होगा। बट अच्छा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया और ये बहुत प्राउड मोमेंट है, खासकर कोचिंग के लिए भी। और कोचिंग के साथ साथ जो तुमने इतना समय गुजारा, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट मिला और जिस तरह से तुमने मेहनत की, मैंने तो देखो, मैंने एक अच्छी बात ये थी तुम्हारे बैच के साथ भी, अपने साथ लगभग 15 बच्चे थे। उन 15 बच्चों में 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मतलब 50% रेशियो के साथ अपन रहे। हाँ, ये बात सही है कि तुमने जो कहा था कि मैंने कुछ जुल्म तो किए हैं। जुल्म ऐसे किए कि मैं एक्चुअल में बच्चों आईआईटी एडवांस और मेंस पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं जब पढ़ाता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इस लेवल का पढ़ा दिया, तो एक्चुअल में मैं ये सोच रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटीज या लॉगरिथम ये सब एक साथ पढ़ा दो, जिससे बड़ा आराम मिलेगा। और उसका रिजल्ट ये आया कि इनको बड़ी परेशानी हुई। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो वाला टॉपिक मैं उठाता हूँ तो बच्चों को दिक्कत आती है। तो इवन कॉनिक सेक्शन है, ये सारी चीजें हैं। जब मैं डेप्थ में जाता हूँ, जब टेंजेंट, नॉर्मल और ग्राफ के थ्रू जब क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन फिर बाद में मजा आता है। मजा आता है, अपने आप देखने से निकलते हैं। लगते हैं। हाँ, तो यही बात है कि शुरुआत में बहुत सारी चीजें खराब लगती हैं, लेकिन हारना नहीं चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना, सोने जैसा बनना है तो खूब तपना पड़ेगा। तो ये तपन जो सहगल ने की, तो हम तो बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से ये मुकाम पाना अच्छा, लगातार एक अच्छी बात है कि इससे पहले इसी का शुक्ला, मयंक, उससे पहले है ना अरुणवीर, बहुत बच्चे निकलते रहे लगातार। और फिर मेरे भी मन में एकदम विचार आया कि मैं एनडीए डेडिकेटेड टोटल करता हूँ। और एक लाइन भी अपन ने दी थी
एनडीए की तैयारी और हमारी है जिम्मेवारी, और लगभग हमने 2 साल या 1.5 साल की मेहनत के बाद बच्चों के सहयोग से इसको पूरा कर दिया, और 2 सिलेक्शन बहुत अच्छे। अनुराग का भी बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुआ, 420 रैंक थी उसका, थोड़ा रिटन खराब होगा। अच्छा हाँ, ये और बताओ, बहुत लोग ये कहते हैं कि केवल रिटन क्वालिफाइड कर जाओ, क्वालिफाई कर जाओ मतलब रिटन निकल जाए, तो फिर क्या दिक्कत आती है उससे? क्या हमारे साथ में भी जो लोग थे, रिटन सिर्फ क्वालिफाई करना इज नॉट द डील, हमें एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा टू गेट इनटू मेरिट। मतलब इतना पहले से ही कस के कागज से नंबर रख दो कि ठीक। तो खत्म करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी छुट्टी आओ हमसे भी मिलो, ठीक है ना। और पापा मम्मी के लिए तो ये प्राउड मोमेंट है, लेकिन तुम एक ऐसे चेहरे भी बन जाओगे कि हमारे दीनदयाल नगर ग्वालियर और आसपास के सभी लोगों को क्या होता है कि एक जब बंदा निकलता है तो आसपास जाने कितने लोग, जैसे तुम कहते हैं ना फुटबॉलर को देख के मैं भी फुटबॉलर बनना चाहता था, तो आपको देख के जाने कितने लोग इंस्पायर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे काम लोगों को इंस्पायर करें और आप भी जीवन में बहुत सफल रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। देश सेवा के लिए आप जा रहे हैं तो वो काम करें इससे सर को और घर वालों को सबको प्राउड मोमेंट हो, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत अच्छा किया। थैंक यू।